नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी इस YouTube चैनल में। सीजीपीएससी द्वारा विगत वर्षों में आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से पूछे गए प्रश्नों पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंतर्गत इस वीडियो में मैंने 2017 में आयोजित आरटीओ जो सीजीपीएससी ने लिया था सहायक परिवहन अधिकारी, तो उस परीक्षा में छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसको मैंने यहाँ पर शामिल किया है। और जो भी उस समय करंट के क्वेश्चन थे, आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित क्वेश्चन थे, उनको मैंने हटा दिया है, उनके जगह मैंने दूसरे क्वेश्चन लिया हुआ है। तो आप लोग वीडियो को आखिर तक देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहां मैंने लिया है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखो इस तरह के जो क्वेश्चन है ना अब बहुत पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा मेरे जो ये जो 50 क्वेश्चन वाले जो सीरीज है, जिसको मैं सीजीपीएससी की पुरानी प्रश्न पत्रों से ले रहा हूं, तो जो पहला दूसरा वाला जो वीडियो था उसमें काफी सरल सरल क्वेश्चन थे। धीरे धीरे क्वेश्चंस का जो लेवल है वो बढ़ रहा है, तो अब जो है अधिकतर इस टाइप के प्रश्न काफी पूछे जा रहे हैं। तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देख लेते हैं। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को कौशल कहा गया है। तो समुद्रगुप्त जो कि गुप्त वंश का शासक था, जिसने अब दक्षिण भारत को जीता था, और जब इसने दक्षिण भारत को जीतने का अभियान चलाया था तो हमारे छत्तीसगढ़ के दो शासकों को परास्त किया था। एक कौशल के शासक महेंद्र सेन को, दूसरा वाकाटक नरेश व्याघ्र राज को। तो उसने अपना इन दोनों शासकों को परास्त करने के विषय में प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेख किया है और इस क्षेत्र को कौशल कहा है। मतलब कि पहला वाला जो कथन है वो बिल्कुल सही है। दूसरा बोल रहा है, समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणी अभियान में कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया। अभी मैंने बताया महेंद्र, तो ये भी बिल्कुल सही है, प्रयाग प्रशस्ति से जानकारी मिलती है। तीसरा बोल रहा है, समुद्रगुप्त ने कौशल को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। तो देखो क्या होता था, पहले कोई भी राजा किसी राज्य पर अटैक करेगा, उस राजा को वो हरा देगा तो उस राजा के राज्य को अपने राज्य में मिला लेगा जीतने वाला शासक। तो जो समुद्रगुप्त था उसने हमारे कौशल के जो शासक थे उस समय महेंद्र सेन, और साथ ही साथ बस्तर क्षेत्र के राजा, जिसको उस समय महाकांतर बोला जाता था, महाकांतर के शासक व्याघ्रराज, इन दोनों को परास्त किया, लेकिन इनके राज्यों को अपने राज्य में नहीं मिलाया। क्यों? देखो जो समुद्रगुप्त था ना, उसने दक्षिण अभियान किया था, तो जो उसका दक्षिण अभियान था ना उसके लिए उसने एक नीति चला रखी थी जिसको ग्रहण, मोक्ष और अनुग्रह की नीति कहा गया। ग्रहण मतलब उस राज्य को जीत लेना, मोक्ष मतलब उस राज्य के राजा को जीवित छोड़ देना, और अनुग्रह मतलब उस राज्य के राजा को उसका राज्य वापस लौटा देना। तो समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के 12 राज्यों को परास्त किया था, 12 राजाओं को परास्त किया था और सभी राजाओं को उनके राज्यों को वापस लौटा दिया था। तो जो कौशल है और महाकांतर है उसको जो है समुद्रगुप्त ने अपने राज्य में नहीं मिलाया, इनको जो है वापस उनके राजाओं को सौंप दिया। तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा, 1 और 2 यहां पर सही होंगे। तो आंसर ये आपका सही होगा, 1 और 2 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित कीजिए। तो देखते हैं, सुमेलित कर लेते हैं। एक तरफ हमारे छत्तीसगढ़ के राजवंशों का नाम दिया हुआ है, दूसरे तरफ उन राजवंशों से संबंधित शासकों के नाम दिए हुए हैं। पहला है राजर्षि तुल्यकुल्य वंश, जिसके विषय में आरंग ताम्रपत्र से जानकारी मिलता है। तो ये जो राजर्षि तुल्यकुल्य वंश है, जिसके बारे में आरंग ताम्रपत्र से जानकारी प्राप्त होता है, तो आरंग ताम्रपत्र किसने जारी किया था? भीमसेन द्वितीय ने। और ये जो भीमसेन प्रथम है ये राजर्षि तुल्यकुल्य वंश से संबंधित है। तो एक आपका 3 हो जाएगा। दूसरा है नलवंश। नलवंश से संबंधित शासक था भवदत्त वर्मन, तो बी का 1। उस वक्त सरभपुरीय वंश, सरभपुरीय वंश, इस वंश से संबंधित शासक कौन था? प्रसन्न मात्र। कौन था? प्रसन्न मात्र, तो सी का 4 हो जाएगा। उसके बाद पांडुवंश के शासक थे तीवरदेव, तो ये 2, 3 1 4 2 ये आपका आंसर हो जाएगा। 3 1 4 2 ये आपका राइट आंसर होगा, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन भी काफी पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, खैरागढ़ विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो आपको बताना है कि खैरागढ़ विश्वविद्यालय, देखो खैरागढ़ विश्वविद्यालय, ये ना क्वेश्चन ऐसे ही पूछा था तो मैंने वैसे ही ले लिया है। खैरागढ़ विश्वविद्यालय ऐसा कोई है नहीं, ये क्वेश्चन होना ऐसा था कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के संस्थापक
कौन है। तो कई बार ना इस तरह से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो थोड़ा सा आपको जो है थोड़ा सा वहां पर दिमाग लगाना है कि क्योंकि जो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय है वो खैरागढ़ में स्थित है, तो इसी कारण इसको खैरागढ़ विश्वविद्यालय लिख दिया गया है। तो इसके संस्थापक कौन थे, तो वीरेंद्र बहादुर सिंह। वीरेंद्र बहादुर सिंह, ये जो ऑप्शन स है ये आपका उत्तर हो जाएगा। वीरेंद्र बहादुर सिंह ये जो है खैरागढ़ के राजा थे, क्योंकि खैरागढ़ जो है एक रियासत था पहले, बाद में उसको जो है ब्रिटिश मतलब 1 जनवरी 1948 में उसका भारत संघ में विलय हुआ। हम लोग पढ़ते हैं ना हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 14 रियासतें थी, तो उन्हीं 14 रियासतों में से एक था खैरागढ़, और खैरागढ़ के राजा थे वीरेंद्र बहादुर सिंह। इनकी बेटी थी इंदिरा, जो कि संगीत से काफी प्रेम करती थी, संगीत उसको बहुत पसंद था, लेकिन दुर्भाग्यवश इंदिरा की बहुत जल्दी डेथ हो जाती है। और जो वीरेंद्र बहादुर सिंह थे, इन्होंने अपनी बेटी इंदिरा की स्मृति में खैरागढ़ में विश्वविद्यालय की स्थापना की, संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना की। और ये जो संगीत विश्वविद्यालय है हमारे छत्तीसगढ़ ही नहीं, हमारे भारत ही नहीं, पूरे एशिया का पहला संगीत विश्वविद्यालय था। वहीं हमारे छत्तीसगढ़ का ये पहला विश्वविद्यालय था, तो ये चीज भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और इंदिरा जो है इनकी बेटी थी, मतलब कि खैरागढ़ की राजकुमारी थी। और जो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय है ना, वो खैरागढ़ रियासत का जो राजमहल है उस पर संचालित होता है। तो जो राजा थे उन्होंने उसी में अपना विश्वविद्यालय बना लिया था, तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शासक छिंदक नागवंश से संबंधित थे। तो छिंदक नागवंश शासकों को आपको बताना है, तो इनमें से जो पहले वाले हैं सोमेश्वर देव, ये थे छिंदक नागवंश से संबंधित। गोपाल देव ये नहीं थे, गोपाल देव नहीं थे। कन्हर देव ये थे। उसके बाद जयसिंह देव, ये भी आपके छिंदक नागवंश शासक थे। देखो छिंदक नागवंश ये कहाँ शासन करते थे, तो बस्तर क्षेत्र में। हमारे छत्तीसगढ़ में 2 स्थानों पर नागवंशी शासकों ने शासन किया, एक तो बस्तर में, बस्तर में छिंदक नागवंश, वहीं कवर्धा जिसको आज हम लोग कबीर धाम के नाम से जानते हैं, और कवर्धा भी 14 रियासतों में से एक था। तो कवर्धा क्षेत्र में फणी नागवंश के शासक शासन करते थे। कवर्धा के फणी नागवंशी शासकों द्वारा ही भोरम देव मंदिर, मड़वा महल और छेरकी महल का निर्माण करवाया गया। वहीं बस्तर के छिंदक नागवंशी शासकों द्वारा बारसूर के मंदिरों का निर्माण करवाया गया, जिसमें बत्तीसा मंदिर है, मामा भाचा मंदिर है, चंद्रादितेश्वर तालाब है। इसके अलावा बारसूर में विशाल गणेश जी की प्रतिमा है, मतलब कि गणेश जी की विशाल प्रतिमा है। तो ये सब चीज छिंदक नागवंशी शासकों ने, तो ये दोनों चीजें पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे, फणी नागवंशी और छिंदक नागवंशी। तो 1, 3, 4 ये आपका आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं 1, 3, 4 ये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देख लेते हैं, कथनों पर विचार कर लेते हैं। नागपुर के राजा रघुजी भोसले के सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर पर आक्रमण किया। क्या बोल रहा है कि नागपुर के राजा कौन थे, नागपुर के राजा रघुजी भोसले। देखो नागपुर में जो भोसले शासक शासन करते थे ना, जो मराठा थे, जो मराठा संघ था वो 5 भागों में बटा हुआ था। सबसे प्रमुख पेशवा होता था जो पुणे में होता था, उसके बाद नागपुर में भोसले होता था, इंदौर में होलकर होता था, ग्वालियर में सिंधिया होता था, और जो वडोदरा है गुजरात के उसमें गायकवाड़ होता था। तो जो नागपुर के भोसले शासक थे उन्होंने पूरा जो बंगाल है, उड़ीसा है, हमारा छत्तीसगढ़ है, इस तरफ के क्षेत्रों को विजय किया था। तो नागपुर के शासक थे रघुजी भोसले और इसके सेनापति थे भास्कर पंत। तो जो भास्कर पंत है ये बंगाल को जीतने निकला हुआ था, और उसी समय ये जो है हमारे छत्तीसगढ़ के जो रतनपुर है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कलचुरी 2 स्थानों से शासन करते थे, एक रतनपुर दूसरा रायपुर। तो जो रतनपुर है यहां पर अटैक कर देता है कौन, भास्कर पंत। कब की बात है ये, तो 1741 में। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले ना हमारे छत्तीसगढ़ में रतनपुर और रायपुर, इन दोनों में से जो रतनपुर है वो पहले मराठों के अधीन हुआ, बाद में रायपुर 1750 में। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। तो 1741 में रतनपुर में आक्रमण किया किसने, भास्कर पंत ने। तो पहला वाला बिल्कुल सही है। दूसरा बोल रहा है रतनपुर राज्य की सेना ने मराठों के साथ युद्ध किया। तो देखो अब जो भास्कर पंत है अपनी मराठा सेना लेकर के रतनपुर राज्य पर चढ़ गया, और इस समय रतनपुर में कलचुरी शासक कौन था, तो रघुनाथ सिंह। रघुनाथ सिंह यहाँ इस समय रतनपुर का कलचुरी शासक था। और ये जो रघुनाथ सिंह था ना, कोई इसके पास बहुत बड़ी सेना नहीं थी, और ये कोई बड़ा योग्य शासक भी नहीं था। और इसने ना
मराठों के साथ बिल्कुल भी युद्ध नहीं किया, मतलब बिल्कुल आत्मसमर्पण कर दिया। देखिए क्या था कि जो रघुनाथ सिंह था ना, इसके बेटे की डेथ हो गई थी, तो अपने बेटे का मृत्यु का ये शोक मना रहा था। और उसी समय जो भास्कर पंत है ये अटैक कर देता है। भास्कर पंत तो पूरे लड़ाई के मूड में होता है, लेकिन यहाँ पर माहौल देख करके वो भी बड़ा खुश हो जाता है कि बिना कुछ किए सब कुछ मिल जाएगा। और जो रघुनाथ सिंह है वो भास्कर पंत की अधीनता स्वीकार कर लेता है। तो यहाँ पर कोई युद्ध नहीं हुआ था, ध्यान रखेंगे। तो 1741 में कौन था शासक यहाँ का? रतनपुर का रघुनाथ सिंह, भास्कर पंत मराठा सेनापति जिसने आक्रमण किया। तो दूसरा वाला भी बिल्कुल सही है। हाँ, उसके बाद अगला बोल रहा है रतनपुर का राजा युद्ध करते हुए मारा गया। रतनपुर का राजा युद्ध करते हुए मारा गया। भाई युद्ध ही नहीं हुआ तो राजा कहां से मारा जाएगा? जो रघुनाथ सिंह है उसने समर्पण कर दिया, बोला कि भाई ठीक है आपके अंदर हम लोग शासन करेंगे, कोई बात नहीं है। तो जो रघुनाथ सिंह है वो 1741 से 1745 तक मराठों के नियंत्रण में शासन करता है। 1745 में उसकी डेथ होती है, न कि मराठों से युद्ध करते हुए। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। कोई युद्ध नहीं हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो क्या बोल रहा है? कूट केवल 1 और 2 सही है ना? तो केवल 1 और 2 आपका यहां पर सही है, 1 और 2। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित कीजिए। देखो शुरुआत में मैंने थोड़े से कठिन वाले क्वेश्चंस को डाला है और आगे जो है वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे, सरल वाले थोड़े से। तो सुमेलित कीजिए देख लेते हैं। एक तरफ नदियां दिया हुआ है और दूसरी तरफ वो किस जिले में प्रवाहित होती है वो क्षेत्र। तो तेल नदी, ये जितनी भी नदियां दिया हुआ है ना, तेल नदी, सोन नदी, छोटी नर्मदा, मिंगांचल नदी, ये सब छोटी छोटी नदियां हैं, स्थानीय नदियां हैं। अब क्या हो रहा है कि जो सीजीपीएससी है ना, इस तरह से छोटी छोटी चीजों को भी पूछ रहा है जो मतलब कि पूरे छत्तीसगढ़ भर में फेमस नहीं है, वैसी चीजों को भी पूछ रहा है जो केवल किसी जिले भर में फेमस हो। कुछ भी हो सकता है, नदी हो सकता है, मंदिर हो सकता है, कोई पर्यटन स्थल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो कि एक जिला या उसके आसपास के क्षेत्र तक फेमस हो, बाकी दूसरे लोग उसको न जानते हो। तो इस तरह की चीजों को भी पूछा जा रहा है सीजीपीएससी के द्वारा। मैंने आप लोगों को किसी वीडियो में बोला था कि आप अपने जिले या अपने शहर के बारे में बताइए कि आपके जिले, आपके शहर में ऐसा क्या चीज है जिसको कि दूसरे जिले या दूसरे शहर वाले नहीं जानते हो, ताकि वो जो है ऐसे काम आ सके अगर कभी पूछ लिया जाता है। तो हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन पर आते हैं। तो तेल नदी, तो देखिए तेल नदी ये कहां प्रवाहित होता है? तो गरियाबंद जिले में। ये ना महानदी की सहायक नदी है तेल नदी। उसके बाद जो सोन नदी है, देखो सोन नदी एक तो गंगा की सहायक नदी है सोन नदी, जो कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक के आसपास कहीं से निकलती है सोन नदी। और जो रिहंद नदी है वो सोन नदी की सहायक नदी है, लेकिन ये वो सोन नदी नहीं है। एक सोन नदी हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर भी प्रवाहित होती है। कहां पर? तो ये जो सोन नदी है ना, ये कोरबा जिले से निकलती है सोन नदी। कोरबा जिले के करतला ब्लॉक से, करतला विकास खंड से निकलती है, ध्यान रखेंगे। कोरबा के करतला ब्लॉक से निकलती है सोन नदी, जो कि जांजगीर चांपा में भी प्रवाहित होती है। और ये किसकी सहायक नदी है? तो हसदो की सहायक नदी है। हसदो वही जहां मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना बना हुआ है। अब चूंकि यहां पर कोरबा तो दिया नहीं है, लेकिन जांजगीर चांपा दिया हुआ है, तो ये आपका जांजगीर चांपा से मिल जाएगा। तो सोन नदी छत्तीसगढ़ के कोरबा के करतला ब्लॉक से निकलती है और कोरबा और जांजगीर चांपा में प्रवाहित होती है। और ये किसकी सहायक नदी है? तो अपने हसदो नदी की सहायक नदी है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। उस पर दिया है छोटी नर्मदा। छोटी नर्मदा इसके संदर्भ में बहुत सारे लोग जानते होंगे। ये जो छोटी नर्मदा है ये मुंगेली से निकलती है, मुंगेली जिले में प्रवाहित होती है। और मुंगेली में एक स्थान है बेलपान, क्या नाम है? बेलपान, एक स्थान का नाम है, वहां से छोटी नर्मदा का उद्गम हुआ है। तो ये मुंगेली में प्रवाहित होती है, बेलपान। बेलपान से उद्गम हुआ है इस नदी का, छोटी नर्मदा का। उसके बाद जो मिंगांचल नदी है ना, ये बीजापुर क्षेत्र में प्रवाहित होता है। ये इंद्रावती नदी की सहायक नदी है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। और ये जो छोटी नर्मदा है ना, ये मनियारी नदी की सहायक नदी है। तो ये जो छोटी छोटी नदियां किसकी सहायक नदी है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तेल नदी की बात करें तो महानदी की सहायक नदी है। सोन नदी हसदो नदी की सहायक नदी है। छोटी नर्मदा मनियारी की सहायक नदी है। मिंगांचल ये इंद्रावती की सहायक नदी है। ऐसे आप लोग ध्यान रखेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो 3 1 2 4, 3 1 2 4 ये हमारा आंसर हो जाएगा ना। 3 1 2 4 ये हमारा आंसर हो जाएगा, 3 1 2 4।
तो ध्यान रखेंगे, ऐसी छोटी छोटी चीजें भी पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन है 1870 से 1900 तक रायपुर जिले में कौन से संगठन स्थापित हुए थे। तो देखिए, भारत में जो स्वतंत्रता आंदोलन या फिर कहें अंग्रेज जब आए, उस बाद जब यहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा उच्छा शुरू हुई, तो जो भारतीय थोड़े से जागरूक होने लगे और वो जो है संस्थाओं का गठन करने लगे। और 1857 की क्रांति के पश्चात तो ऐसी बहुत सारी संस्थाओं का गठन होने लगा अलग अलग स्तर पर। तो हमारे छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारी संस्थाओं का गठन हुआ। तो आपको बताना है कि 1970 से 1870 से 1900 तक रायपुर जिले में कौन से संगठन स्थापित हुए थे, ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए, यहाँ से ना सभी स्थापित हुए थे। जो लिटरेरी एंड साइंटिफिक एसोसिएशन है ये भी हुआ था, मालिनी रीडिंग क्लब भी हुआ था, छत्तीसगढ़ बाल समाज भी हुआ था, कवि समाज, इसका गठन भी हुआ था। तो 1 2 3 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 ये वाला आपका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कारण से कंडेल गांव के किसानों ने आंदोलन किया था। ये वाला क्वेश्चन शायद मैंने पिछले किसी वीडियो में भी लिया था, मतलब ये क्वेश्चन ना रिपीट हुआ है। तो देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस कारण से कंडेल गांव में किसानों ने आंदोलन किया था। कब हुआ था यह आंदोलन? 1920 में। और महात्मा गांधी जी कंडेल नहर सत्याग्रह के कारण ही छत्तीसगढ़ आए थे ना, पंडित सुंदरलाल शर्मा उनको लेने को गए थे। तो ये जो कंडेल नहर सत्याग्रह है, कंडेल गांव का जो किसान आंदोलन है, ये किस कारण से हुआ था? भूमि कर लगाया गया था क्या किसानों के ऊपर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। नहर कर, देखो नहर कर लगाया गया था, लेकिन ये इस पर नहीं था, मतलब उससे ग्रामीणों को कोई भी टेंशन नहीं था। उसके बाद अगला बोल रहा है नहर के उपयोग पर जुर्माना। नहर के उपयोग पर जुर्माना, सिंचाई कर में वृद्धि। सिंचाई कर में मतलब वैसे ही, मतलब सिंचाई कर मतलब कि वही नहर कर, सेम एक ही चीज है। तो यहाँ क्या था कि नहर के उपयोग पर जुर्माना लगाया गया था। देखो क्या था कि जो अंग्रेज थे उन्होंने इस क्षेत्र में नहरों का निर्माण करवाया किसानों की सुविधाओं के लिए, और ये बोला गया कि आप लोग नहर से पानी ले सकते हो, उसके बदले में आपको टैक्स देना पड़ेगा। किसानों ने बोला ठीक है भी, हम अगर अपने को जरूरत पड़ेगा हम पानी यूज करेंगे और टैक्स देंगे। अब जो है किसानों को ऐसी जरूरत पड़ी नहीं, मतलब किसानों ने जो है बोला कि अभी तो हमको जरूरत नहीं है, पानी काहे को लेंगे, जब जरूरत पड़ेगा लेंगे, इस टाइप से हुआ। तो किसान जो है नहर का उपयोग करने से मना कर देते हैं फिलहाल के लिए, लेकिन अंग्रेज चाहते थे कि ये लोग जो है पानी यूज करें और हमको टैक्स दे। तो अंग्रेजों ने क्या किया, एक रात चुपके से नहर का पानी खोल दिया इनके खेतों में, और इनके ऊपर आरोप लगाया कि इन्होंने हमारी बिना अनुमति के नहर का पानी उपयोग किया है, और इसके लिए उन ग्रामीणों के ऊपर जुर्माना लगा दिया। आरोप लगाया गया कि उन्होंने नहर का पानी चोरी किया है और उस पर जुर्माना लगा दिया गया। तो इसी से जो है यहाँ के जो गांव जो किसान थे उन्होंने फिर सत्याग्रह कर दिया, और बाद में फिर महात्मा गांधी जी की एंट्री होती है। लेकिन महात्मा गांधी जी धमतरी पहुंचते उससे पहले ही अंग्रेजों ने ये जो आरोप है नहर के उपयोग पर जो जुर्माना लगाया गया था ना, ये वापस ले लिया था। मतलब कि महात्मा गांधी जी के यहां पहुंचने से पहले ही यह आंदोलन पूर्णतः सफल हो चुका था। ये सफलतम आंदोलन था, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के किन जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। तो देखिए कर्क रेखा, एक तो ये भी पूछा जाता है कि कर्क रेखा हमारे भारत के किन राज्यों से होकर के गुजरती है। तो आप लोग ना कमेंट करके बताइएगा कि जो कर्क रेखा है वो पश्चिम से लेकर पूर्व तक, पश्चिम से पूर्व, देखो ऐसे आपको बताना है, पश्चिम से पूर्व टोटल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है ना। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, पश्चिम से पूर्व इसका क्रम बताएंगे। हमारे छत्तीसगढ़ के किन जिलों से होकर के गुजरती है ये हम लोग देख लेते हैं। तो देखो हमारे छत्तीसगढ़ के 3 जिलों से होकर के गुजरती है। एक तो आपका कोरिया, तो यहाँ कोरिया दिया हुआ है, लेकिन ये सरगुजा से नहीं गुजरती है, ये गलत हो जाएगा। बलरामपुर से गुजरती है। उसके बाद जसपुर से गुजरती है, लेकिन यहाँ पर कोरिया भी दिया हुआ है। एक मिनट, हाँ कोरिया, बलरामपुर, जसपुर, इससे गुजरती है क्या? एक मिनट, सॉरी मैं गलती कर रहा हूँ, जसपुर से नहीं गुजरती है, माफ़ी चाहूँगा, जसपुर से नहीं गुजरती है, ये कोरिया से गुजरेगी, सूरजपुर और बलरामपुर। तो आपका जो द है ये राइट आंसर हो जाएगा। तो कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर, इन तीनों जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि भारत के किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 1854 में किसे छत्तीसगढ़ का पोस्ट मास्टर नियुक्त किया गया। तो किसको छत्तीसगढ़ का पोस्ट मास्टर नियुक्त किया गया? तो लेफ्टिनेंट स्मिथ को छत्तीसगढ़ का पोस्ट मास्टर नियुक्त किया गया। 1854 में हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हुआ था, और इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी। और किस नीति के तहत हमारा
छत्तीसगढ़ अंग्रेजों के अधिकार में गया था? तो हड़प नीति के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत मानक समय रेखा किन जिलों से होकर के गुजरती है? देखो, अब भारतीय मानक समय रेखा जो IST है ना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो 82.5 है ना, 82.5 डिग्री, तो ये जो रेखा है किन जिलों से होकर के गुजरती है, ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए, किन जिलों से होकर के गुजरती है, तो एक तो आपका जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार और महासमुंद। वैसे तो ये लगभग 7 जिलों से होकर के गुजरती है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इन तीनों के अलावा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार और महासमुंद के अलावा, ये जो भारतीय मानक समय रेखा है किन जिलों से होकर के गुजरती है, बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने 15 अप्रैल 1930 को रायपुर में नमक कानून भंग किया? तो देखो, महात्मा गांधी जी ने जो दांडी, जो गुजरात में एक स्थान है समुद्र तट में, वहां जाकर के नमक कानून का उल्लंघन किया। अब भाई हमारे छत्तीसगढ़ में समुद्र तो है नहीं, समुद्र तट है नहीं जहाँ पर कोई जाके नमक बनाए, तो वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से नमक बनाया गया। तो किसके द्वारा ये काम किया गया 15 अप्रैल 1930 को? तो ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए, यहाँ पर इन सभी ने बनाया था। महंत लक्ष्मी नारायण दास जी भी थे, पंडित रविशंकर शुक्ल भी थे, सेठ गोविंद दास जी भी थे और द्वारका प्रसाद मिश्र भी थे। तो इसका 1, 2, 3, 4 आपका आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 ये आपका राइट आंसर होगा। सभी ने किया था नमक कानून का उल्लंघन। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य के साथ छत्तीसगढ़ के कौन से जिले संलग्न हैं? तो मध्य प्रदेश राज्य के साथ छत्तीसगढ़ के कौन से जिले संलग्न हैं, ये आपको बताना है। तो देखो, बलरामपुर ये तो संलग्न है, कोरिया भी संलग्न है, लेकिन सरगुजा नहीं है। यहाँ पर जो बिलासपुर है, वर्तमान समय की अगर मैं बात करूँ तो ये भूआवेष्टित जिला हो गया। हालांकि ये जो 2017 में जो क्वेश्चन लिया गया था ना, तो उसमें बिलासपुर भी आंसर था, लेकिन मैंने थोड़ा सा फेरबदल कर दिया। मुंगेली भी स्पर्श करता है, कोरिया भी स्पर्श करता है। यहाँ पर मुंगेली है, लेकिन यहाँ बिलासपुर भी दे दिया है। फिर से राजनांदगांव तो स्पर्श करता ही करता है। यहाँ पर मुंगेली है, कोरिया है, कबीरधाम है। तो ये तीनों जो है मध्य प्रदेश राज्य को स्पर्श करते हैं, मुंगेली, कोरिया, कबीरधाम। इनके अलावा राजनांदगांव भी मध्य प्रदेश को स्पर्श करता है। आपका जो गौरेला, पेंड्रा, मरवाही है, कोरिया है, सूरजपुर है, बलरामपुर है, ये सभी जिले मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जसपुर पाट प्रदेश का प्रमुख खनिज कौन सा है? तो जसपुर पाट प्रदेश जो कि दक्कन ट्रैप के लिए जाना जाता है, तो इसका जो प्रमुख खनिज है वो है बॉक्साइट। बॉक्साइट ये किसका अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट, ध्यान रखेंगे। और हमारे छत्तीसगढ़ में एल्यूमिनियम कहाँ तैयार होता है? तो जो कोरबा है ना, बालको, भारत एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है, चितवा डोंगरी की गुफाएं किस जिले में स्थित है? चितवा डोंगरी की गुफाएं, ये राजनांदगांव जिले में है चितवा डोंगरी की गुफाएं, और ये प्राग ऐतिहासिक कालीन चित्रों के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, इस राज्य के किस स्थान पर बांग्लादेशी शरणार्थियों को शरण दिया गया था? तो मैंने ना पीछे किसी वीडियो में क्वेश्चन तो नहीं लिया था, लेकिन एक आ गया था शायद, तो मैंने शायद अंतागढ़ बता दिया था। तो अंतागढ़ नहीं है, पखांजूर है, कांकेर का एक स्थान है पखांजूर। तो यहाँ के ना काफ़ी सारे जो गांव हैं वो बांग्लादेशियों, मतलब कि जो बांग्लादेशी जो शरणार्थी हैं उनको बसाया गया है। तो काफ़ी सारे गांव ऐसे हैं जहां पर केवल आपको बांग्लादेशी ही मिलेंगे, बंगाली भाषी लोग वहां पर मिलेंगे। पूरा जो बंगाल का जो कल्चर है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा, और इसी को जो है पखांजूर को ही मिनी बंगाल भी बोला जाता है। तो बांग्लादेशी शरणार्थियों को पखांजूर, जो कहाँ पर है, कांकेर जिले में, तो यहाँ पर इनको जो है शरण दिया गया है। शरण क्या दिया गया है? बसाया गया है। ऐसे ही तिब्बत, जो तिब्बत, हाँ तिब्बत, जो तिब्बत के जो शरणार्थी हैं, तिब्बती शरणार्थी, उनको अंबिकापुर के मैन पार्ट, मतलब सरगुजा जिले के मैन पार्ट में शरण दिया गया है, उनको वहां बसाया गया है। तो ये दोनों चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, दलहा पहाड़ किस जिले में स्थित है? दलहा पहाड़, तो देखो दलहा पहाड़ कहां पर स्थित है? तो ये आपके जांजगीर चांपा जिले में है दलहा पहाड़। और ये जो दलहा पहाड़ है ना, यहाँ पर नाग पंचमी का मेला लगता है, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है,
मैनपाट में तिब्बती शरणार्थियों को किस वर्ष बसाया गया? तो ये 1962 में इनको बसाया गया, तिब्बती शरणार्थियों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस जिले में सिंचाई सुविधा सबसे कम है? तो छत्तीसगढ़ के किस जिले में सिंचाई सुविधा सबसे कम है, ये आप लोगों को बताना है। तो ये दंतेवाड़ा जिले में ना सबसे कम है, ध्यान रखेंगे। नारायणपुर हालांकि बहुत पिछड़ा जगह है, बीजापुर भी, सुकमा भी, लेकिन जो दंतेवाड़ा जहाँ पर बैलाडीला जैसी लोहे की खदानें हैं, तो ये सिंचाई के मामले में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा समिति जनपद पंचायत के क्षेत्राधिकार में क्या सम्मिलित नहीं है? देखो, जो जनपद पंचायत होता है, जिला पंचायत होता है, ग्राम पंचायत होता है, इसमें कई सारी समितियों का गठन किया जाता है। तो एक समिति होती है शिक्षा समिति। तो शिक्षा समिति जनपद पंचायत के क्षेत्राधिकार में क्या सम्मिलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसमें शिक्षा शामिल है, महिला एवं शिशु कल्याण शामिल है, स्वास्थ्य और स्वच्छता शामिल है, लेकिन संचार इसमें शामिल नहीं है। ये आंसर लिया गया है इस तरह से, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अरे क्या हो गया, 21 20, यहाँ 21 होना था, माफ़ी चाहूँगा, मैं 11 लिख दिया। तो ये 21वां क्वेश्चन है, ग्राम सभा की किस बैठक में ग्राम पंचायत का बजट पारित किया जाता है? तो ग्राम सभा की किस बैठक में ग्राम पंचायत का बजट पारित किया जाता है? तो ये साधारण बैठक में, ध्यान रखेंगे, साधारण बैठक में। असाधारण बैठक कोई चीज़ होता नहीं है, बाकी विशेष बैठक, स्थगित बैठक इनमें नहीं होता है। साधारण बैठक में ग्राम सभा, मतलब ग्राम सभा की साधारण बैठक में ग्राम पंचायत का बजट पारित किया जाता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 22वां प्रश्न, राज्य प्रशासन में निदेशालय क्या है? राज्य प्रशासन में होता है ना निदेशालय, तो निदेशालय क्या है? कार्यकारी अधिकरण, कार्यकारी अधिकरण। अगला क्वेश्चन है, ये क्या है, अच्छा सविनय होना चाहिए था ना, ये सविनय, अच्छा ये स्थानीय है, माफ़ी चाहूँगा, मेरे सिस्टम में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं इसको सुधारा नहीं। तो स्थानीय स्वशासन किसके द्वारा प्रदत्त की होती है? मतलब कि स्थानीय स्वशासन किसके द्वारा प्रदान की जाती है, ये होना था, जाती है होना था यहाँ पर। तो जो स्थानीय स्वशासन है, ये किसके द्वारा प्रदत्त की जाती है, ये आप लोगों को बताना है। तो किसके द्वारा प्रदत्त की जाती है? तो देखो, ये संविधान के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? संविधान के द्वारा। यहाँ पर कानून बोल रहा है, राज्य शासन बोल रहा है, केंद्र शासन बोल रहा है, ये सब गलत है, इनमें से कोई नहीं यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। तो ये जो स्थानीय स्वशासन है, ये हमको किसके द्वारा दिया जा रहा है? तो भारतीय संविधान द्वारा। देखो, जो पंचायती राज व्यवस्था है, ये सब कहाँ पर उल्लेखित है? संविधान में प्रावधान किया गया है ना, जो 73वां संविधान संशोधन करके इसको जोड़ा गया, तो ये संविधान हमको अधिकार देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक विधायक जो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य है, जनपद पंचायत की किस समिति का पदेन सदस्य नामांकित किया जा सकता है? तो देखो, जो विधायक होते हैं, जो सांसद होते हैं, अपने क्षेत्र में जो जनपद पंचायत होगा, जिला पंचायत होगा, उसके सदस्य होते हैं, और ये लोग जो हैं कुछ समितियों के भी सदस्य हो सकते हैं। तो किस समिति का पदेन सदस्य नामांकित किया जा सकता है विधायक को, ये बोल रहा है। तो ये शिक्षा समिति में भी इसको नामांकित किया जा सकता है, कृषि समिति में भी, सामान्य प्रशासन समिति में भी, मतलब उपरोक्त सभी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि सरपंच का चुनाव किन्हीं कारणों से लंबित है तो सरपंच के रूप में काम कौन करेगा? मतलब कि मान लो किसी कारण से जो सरपंच का चुनाव है वो नहीं हो पाया, मतलब कि जो भी या सरपंच का पद रिक्त हो गया, तो ऐसे में सरपंच के रूप में कौन काम करेगा? क्या उप सरपंच काम करेगा? नहीं, उप सरपंच काम नहीं करेगा, वरिष्ठतम पंच भी नहीं, ग्राम पंचायत द्वारा निर्वाचित एक पंच, हाँ ये बिल्कुल सही है, ग्राम पंचायत द्वारा निर्वाचित किसी एक पंच को सर्वसम्मति से, मतलब कि उसमें वोटिंग होगा और उसको जो है स्थानापन्न सरपंच नियुक्त किया जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, किसी को बनाया जाएगा, कलेक्टर द्वारा नामित व्यक्ति नहीं होगा। आपका ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिनी माता हसदेव बांगो जल विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता है। तो मिनी माता हसदेव बांगो जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? ये कोरबा जिले में है और हसदेव नदी में बना हुआ है। तो इसका जो उत्पादन क्षमता है वो कितना है? तो 120 मेगावाट है। कितना है? 120 मेगावाट। 120 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, झारा शिल्पकारों द्वारा निर्मित शिल्प कौन सी है? ये जो झारा शिल्पकार है ना, ये रायगढ़ जिले से संबंधित है और इनके द्वारा जो शिल्प तैयार किया जाता है वो कांस्य से, तो कांस्य शिल्प, कांसा, झारा शिल्पकारों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मगरमच्छों का नैसर्गिक संरक्षण स्थल है। मगरमच्छ
क्रोकोडाइल। तो ये कहाँ पर है? पामेड़, जो कि बीजापुर जिले में है, पामेड़ अभ्यारण्य। उस पर उदंती, ये कहाँ पर है? गरियाबंद जिले में है उदंती अभ्यारण्य। भैंसाझार, ये आपके एक परियोजना है, भैंसाझार परियोजना। भैंसा दरहा, ये जो भैंसा दरहा है ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में है। तो इसी भैंसा दरहा में, जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में है भैंसा दरहा, ये मतलब एक झील टाइप का है, एक कह सकते हैं पानी का स्रोत है। तो यहाँ पर इसी भैंसा दरहा में मगरमच्छों का प्राकृतिक रूप से संरक्षण किया जाता है। मतलब कि ये कृत्रिम नहीं है, वो बिल्कुल नैसर्गिक है, प्राकृतिक है, नेचुरल है। तो यहाँ पर जो है मगरमच्छों का नैसर्गिक तरीके से संरक्षण किया जाता है। इसके अलावा नारायणपुर जिले में जाटलूर नदी, वहां पर भी मगरमच्छों का नैसर्गिक रूप से संरक्षण संवर्धन किया जा रहा है। इसके अलावा जो जांजगीर चांपा है वहां पर कोटनी सुनार करके एक स्थान है, वहां भी मगरमच्छों का संरक्षण किया जा रहा है। तो मगरमच्छ के लिए 3 स्थानों के नाम आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। सुमेलित कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में 1930 में हुए जंगल सत्याग्रह एवं उनके नेता। तो मिलान कर लेते हैं। तो एक तरफ जो है 1930 में हुए जो जंगल सत्याग्रह है वो दिया हुआ है, दूसरी तरफ उनके नेता। तो देखिए, पहला है रुद्री नवागांव। रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह, इसका जो नेतृत्व किया था बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी ने। किन्होंने? बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। उसके बाद तमोरा जंगल सत्याग्रह। तमोरा जंगल सत्याग्रह जो कि महासमुंद जिले में हुआ था और इसका नेतृत्व किया था यति यतन लाल जी ने। किसने? यति यतन लाल जी ने। मोहबना, मोहबना जंगल सत्याग्रह रामाधर दुबे जी। और उसके बाद पोढ़ी, पोढ़ी जंगल सत्याग्रह नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। तो क्या आपका आंसर हो जाएगा? 4 3 1 2। 4 3 1 2 ये आपका आंसर हो जाएगा। 4 3 1 2 ये, सॉरी एक मिनट, 4 3 1 2 एक बार फिर से देख लेते हैं। 4, अच्छा 4 3 2 1 ना। एक मिनट, कुछ मैंने गड़बड़ किया क्या? हाँ, मैंने एक मिस्टेक किया। देखो ये इनका ये है तमोरा यति यतन लाल, मोहबना नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। मोहबना ये नरसिंह प्रसाद अग्रवाल और ये जो पोढ़ी है ये रामाधर दुबे। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? 4 3 2 1। 4 3 2 1 ये आपका आंसर होगा। 4 3 2 1 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंबई में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में छत्तीसगढ़ में रायपुर में 9 अगस्त 1942 को एक विशाल जुलूस व सभा का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए, प्रश्न जो है 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उस समय से संबंधित है। तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है वो 8 अगस्त 1942 को पारित होता है और उसके दूसरे दिन ही जो ब्रिटिश सरकार है ऑपरेशन जीरो आवर चला करके तमाम बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लेती है। महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, हमारे छत्तीसगढ़ के भी कई सारे नेता जैसे कि पंडित रविशंकर शुक्ल जी, महंत लक्ष्मी नारायण दास जी, डॉक्टर खूबचंद बघेल, ये सब जो है गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। तो इनकी गिरफ्तारी के विरोध में पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन होता है, जुलूस निकाले जाते हैं। तो हमारे छत्तीसगढ़ में भी हुआ था। तो छत्तीसगढ़ में रायपुर में 9 अगस्त 1942 को एक विशाल जुलूस व सभा का आयोजन किया गया था। तो इसका नेतृत्व किसने किया था ये आप लोगों को बताना है। तो देखो, ठाकुर रामकृष्ण सिंह, जो ठाकुर रामकृष्ण सिंह थे ना, इन्होंने नागपुर में जो हाईकोर्ट है, नागपुर में जो हाईकोर्ट था उस समय का, तो वहां पर इन्होंने भारतीय झंडा फहरा दिया था। जो ठाकुर रामकृष्ण सिंह है ना, वहां पर पढ़ने गए हुए थे, स्टूडेंट थे। उस पर जो रणवीर सिंह शास्त्री हैं, इन्होंने 10 अगस्त 1942 को रायपुर में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। उसके बाद जो त्रेतानाथ तिवारी इन्होंने ही इस आंदोलन का नेतृत्व किया था 9 अगस्त 1942 को। ये जो विशाल जुलूस और सभा का निकाला गया था, इसका नेतृत्व इन्हीं त्रेतानाथ तिवारी ने किया था। डॉक्टर खूबचंद बघेल ये गिरफ्तार हो गए थे, ध्यान रखेंगे। और ये जो ठाकुर रामकृष्ण सिंह जी है ना, ये ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी के बेटे थे, ठाकुर रामकृष्ण सिंह जी। और इन्होंने ही शायद 1955 में फिर जो मध्य प्रांत के विधानसभा में खड़े होकर के बोला कि हमको अपना अलग छत्तीसगढ़ राज्य चाहिए। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठाकुर रामकृष्ण सिंह ने इन्होंने ना, जो ठाकुर रामकृष्ण सिंह थे ये पढ़ने गए हुए थे, कहाँ पर?
नागपुर। और वहीं पर 9 सितंबर 1942 को, 9 सितंबर 1942 को मतलब कि ये जो हुआ था 9 अगस्त 1942, इसके ठीक एक महीने बाद नागपुर के हाई कोर्ट में झंडा फहरा दिया था। और रणवीर सिंह शास्त्री इन्होंने 10 अगस्त मतलब कि इसके दूसरे दिन 9 अगस्त 1942 के दूसरे दिन 10 अगस्त 1942 को रायपुर में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। तो ये तमाम बातें ध्यान रखेंगे। तो त्रेतानाथ तिवारी ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, त्रेतानाथ तिवारी। अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए, साहित्य एवं साहित्यकार। तो आज के क्वेश्चन थोड़े से टफ लग रहे होंगे आप लोगों को, तो वो देखते हैं। तो वंशीधर पांडे सुमेलित करना है, एक तरफ साहित्यकार दिया हुआ है, दूसरी तरफ उनकी रचनाएं। तो देखिए क्या दिया हुआ है, वंशीधर पांडे, वंशीधर पांडे, इनकी रचना क्या है, तो हीरू के कहिनी, हीरू के कहिनी, ये जो है बंशीधर पांडे जी की रचना है। उसके बाद दिया है प्यारेलाल गुप्त, प्यारेलाल गुप्त जी का प्राचीन छत्तीसगढ़, प्राचीन छत्तीसगढ़। उसके बाद अमृतलाल दुबे तुलसी के बिरवा। उसके बाद श्यामलाल चतुर्वेदी, काफी बार पूछा गया है, पर्रा भर लाई। तो क्या आपका आंसर हो जाएगा 2 4 1 3, 2 4 1 3, ये आपका आंसर हो जाएगा 2 4 1 3, 2 4 1 3, ये आपका आंसर होगा 2 4 1 3। अगला क्वेश्चन है तामड़ा घूमर जलप्रपात किस जिले में है, तामड़ा घूमर जलप्रपात। तो ये कहाँ पर है तामड़ा घूमर जलप्रपात, ये जो नाम दिए हुए हैं सब बस्तर संभाग से संबंधित हैं। तो ये बस्तर जिले में स्थित है तामड़ा घूमर जलप्रपात। घूमर ना बस्तर क्षेत्र में जलप्रपात को बोला जाता है, ध्यान रखेंगे, घूमर मतलब जलप्रपात। तो तामड़ा घूमर जलप्रपात ये चित्रकूट जलप्रपात के आसपास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा लोक नृत्य विशेष रूप से दिवाली के अवसर पर पूर्णतः महिलाओं एवं बालिकाओं द्वारा किया जाता है। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, लेकिन इसको इतना बड़ा करके पूछा है ना, एकदम घुमा के टाइप का। तो ये सुआ नृत्य के बारे में पूछ रहा है, सुआ नृत्य जो कि दिवाली के आसपास किया जाता है और केवल महिलाओं एवं बालिकाओं द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से छत्तीसगढ़ राज्य के किस विभूति को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो किसको पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर सत्यदेव दुबे इनको भी मिला है पद्म भूषण, हबीब तनवीर जी को भी मिला है, तीजन बाई जी को भी मिला है, मतलब उपरोक्त सभी। और तीजन बाई जी को तो पद्म विभूषण भी मिल गया है, पद्मश्री मिला इनको, पद्म भूषण मिला और अब पद्म विभूषण भी मिल चुका है तीजन बाई जी को, जो कि पंडवानी से संबंधित है। तो इन तीनों को पद्म भूषण प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का राज्य अलंकरण पुरस्कार डॉक्टर खूबचंद बघेल के नाम पर किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है। ये 2 बार हो गया। तो जो सीधा सीधा बोल रहा है कि जो डॉक्टर खूबचंद बघेल जी के नाम से जो राज्य अलंकरण दिया जाता है वो किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। तो देखो डॉक्टर है, इसका मतलब ये मत लगाइएगा कि शिक्षा के चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, ये कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, ध्यान रखना, कृषि के क्षेत्र में डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान दिया जाता है। किस स्थान पर चैत्र नवरात्रि का मेला नहीं लगता है। तो किस स्थान पर चैत्र नवरात्र का मेला नहीं लगता है ये आप लोगों को बताना है। तो चैत्र नवरात्र मतलब कि जो रामनवमी है उस टाइम पर कहाँ कहाँ मेला नहीं लगता है ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए जो अपना क्या कहते हैं डोंगरगढ़, यहाँ पर तो लगता है, उसके बाद रतनपुर में भी लगता है, खल्लारी में भी लगता है, चंद्रपुर में भी लगता है। यहाँ पर क्या हो गया, मेरे ख्याल से यहाँ नहीं होना था, सिर्फ ये होना था किस स्थान पर चैत्र नवरात्रि का मेला लगता है। तो इन सभी में लगता है। इसके अलावा एक और स्थान है भोरमदेव, भोरमदेव जो कि कवर्धा जिले में है भोरमदेव मंदिर। तो यहाँ पर भी ना भोरमदेव मंदिर में भी चैत्र नवरात्रि के समय मेला लगता है। देखो ये जो चारों है ना, डोंगरगढ़ में बमलेश्वरी माता, रतनपुर में महामाया माता, खल्लारी में खल्लारी माता, चंद्रपुर में चंद्रहासिनी माता, तो ये सब माताओं के मंदिर हैं। वहीं जो भोरमदेव है ना वो देवता हैं। तो चैत्र नवरात्र में 5 स्थानों में मेला लगता है, 4 देवियों के मंदिर और एक जो है देवता के मंदिर। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा गलत कर दिया था, नहीं होना था। तो 1 2 3 4 आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरतालिका कब मनाया जाता है। हरतालिका मतलब कि तीज कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो जैसा कि यहाँ ऑप्शन में भादो दिया है, मतलब कि भाद्रपद महीने में ही इसको मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, तो भादो शुक्ल पक्ष तृतीया को। देखिए 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष पहले आता है, उसके बाद शुक्ल पक्ष। तो भादो शुक्ल पक्ष तृतीया को तीजा मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे इस चीज को।
वहीं जो भादो कृष्ण पक्ष षष्ठी, भादो कृष्ण पक्ष षष्ठी के दिन हल षष्ठी, जिसको कमर छठ भी बोला जाता है, वो मनाया जाता है भादो कृष्ण पक्ष षष्ठी को। उसके बाद भादो कृष्ण पक्ष अष्टमी, ये कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जाता है। उसके बाद भादो शुक्ल पक्ष चतुर्थी, गणेश चतुर्थी। तो ये तीनों को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और भादो शुक्ल पक्ष तृतीया को तीजा, हरतालिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्वी तटीय रेलवे जोन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के कौन से रेलवे स्टेशन सम्मिलित हैं? पूर्वी तटीय रेलवे जोन, देखिए हमारा जो छत्तीसगढ़ है, जो बिलासपुर है, वो कौन सा रेलवे जोन है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये नहीं है, क्योंकि ये तो इसका जो पूर्वी तटीय रेलवे जोन है ना, इसका मुख्यालय भुवनेश्वर है। हमारे छत्तीसगढ़ का बिलासपुर किस रेलवे मुख्यालय का किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो ये जो पूर्वी तटीय रेलवे जोन है ना, इसके अंतर्गत जगदलपुर का रेलवे स्टेशन आता है। मतलब जगदलपुर में जो रेलवे लाइन है, वो पूरा एरिया जो है पूर्वी तटीय रेलवे में आता है। उसके बाद जो महासमुंद है, ये भी पूर्वी तटीय रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। बाकी जो रायगढ़ है, धमतरी में जो रेल चलती थी, वो तो अब बंद हो गया है मेरे ख्याल से। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? 1 और 2, 1 और 2। देख लेते हैं 1 और 2 है या नहीं। 1 और 2 ये आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ के पांडु वंश के किस शासक द्वारा सकल कोशलाधिपति की उपाधि धारण की गई थी? क्या बोल रहा है? पांडु वंश के किस शासक द्वारा? तो देख लेते हैं। तो देखिए, जो महाशिवगुप्त बालार्जुन थे, ये भी पांडु वंश के शासक थे, और इनका जो शासनकाल है हमारे छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल कहा जाता है। लेकिन इन्होंने ऐसी कोई उपाधि धारण नहीं की थी। इनकी उपाधि ये बालार्जुन ये थी। बालार्जुन मतलब इनको बाल अर्जुन बोला जाता था, क्योंकि बहुत अच्छे तीरंदाज थे, इसीलिए इनको बाल अर्जुन बोला जाता था। पृथ्वीदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम की अगर मैं बात करूं तो ये कलचुरी वंश के शासक थे। पृथ्वीदेव प्रथम कलचुरी वंश के शासक थे, और इन्होंने भी सकल कोशलाधिपति की उपाधि धारण की थी। किसने? पृथ्वीदेव प्रथम ने सकल कोशलाधिपति की उपाधि धारण की थी। लेकिन ये जो है कलचुरी वंश से संबंधित शासक थे। और प्रश्न क्या बोल रहा है? पांडु वंश के किस शासक ने सकल कोशलाधिपति की उपाधि धारण की थी? तो तीवरदेव ने। तीवरदेव, ध्यान रखेंगे, तीवरदेव की उपाधि थी सकल कोशलाधिपति। तो हमारे छत्तीसगढ़ के दो शासकों ने यह उपाधि धारण की थी, पांडु वंश के तीवरदेव और कलचुरी वंश के पृथ्वीदेव प्रथम ने। ध्यान रखना। हर्षगुप्त जो है ना, ये महाशिवगुप्त बालार्जुन के पिता थे। और हर्षगुप्त की जो पत्नी थी, रानी थी, वो थी वशाटा। और जब हर्षगुप्त की डेथ हो जाती है, तो रानी वशाटा ने अपने पुत्र महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल में अपने पति हर्षगुप्त की स्मृति में सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये तमाम बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर क्या है आपका? तो तीवरदेव। अगला क्वेश्चन है, नागपुर राज्य पर ब्रिटिश संरक्षण काल में छत्तीसगढ़ का प्रथम ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट निम्नलिखित में से कौन था? तो नागपुर राज्य में जब ब्रिटिश संरक्षण काल था, देखो क्या था कि सन 1818 से लेकर के 1830 तक नागपुर पर अंग्रेजों ने अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया था। क्योंकि उस समय नागपुर का जो भोसला शासक था, वो अल्पवयस्क था, बालक था। तो अंग्रेजों ने बोला कि भाई जब तक ये बड़ा नहीं हो जाता, हम लोग जो है इसकी देखरेख करेंगे अपने ऊपर। उन लोगों ने उसके ऊपर अपना जिम्मा ले लिया। तो इस ब्रिटिश संरक्षण काल में छत्तीसगढ़ का प्रथम सुपरिटेंडेंट, देखो छत्तीसगढ़ में ना, क्योंकि छत्तीसगढ़ मराठों के अधीन था, तो छत्तीसगढ़ में सुपरिटेंडेंट मतलब कि अधीक्षक नियुक्त किए गए। तो जो पहला अधीक्षक या सुपरिटेंडेंट वो था कैप्टन एडमंड। ध्यान रखना, कैप्टन एडमंड, जो 1818 में पोस्टेड था। अगला क्वेश्चन है, किस जलप्रपात को भारत का न्यागरा कहा जाता है? देखो ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो बस्तर क्षेत्र में जो इंद्रावती नदी पर जो चित्रकोट जलप्रपात है ना, इसी को भारत का न्यागरा कहा जाता है। भारत का न्यागरा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये जो न्यागरा जलप्रपात है किस देश में है और कहां पर स्थित है, मतलब किस नदी या किस झील में स्थित है, ये आप लोग बताएंगे। तो न्यागरा जलप्रपात चित्रकोट को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, पूछी ल पानी पिए, ये एक जनउल्ला है, पहेली है। पूछी ल पानी पिए मुड़ी ह ललियाए, जनउल्ला का क्या उत्तर है? देखो पूछी मतलब होता है पूछ, पूछी ल पानी पिए, ल मतलब पूछी, पूछ से पानी पिए, पूछ से पानी पीता है। और मुड़ी मतलब होता है सिर, मुड़ी मतलब क्या होता है? सिर, सर, हेड, सिर। तो पूछ से पानी पीता है, तो उसका जो सिर है वो ललियाता है। ललियाना मतलब लाल हो जाता है। तो
क्या है इसका आंसर? तो इसका आंसर है दिया। देखो दिया मतलब कि दीपक। क्या होता है दिया में? जो आप तेल या घी जो भी डालेंगे दिया में और उसके बाद उसमें बत्ती डालेंगे रुई का, तो वो जो है पूंछ से जो है तेल को पिएगा और उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है जो ऊपर उठा हुआ रहता है वो फिर जलता है। तो यही इसका आंसर है। ध्यान रखेंगे इस तरह की पहेली पूछी जाती है। तो ये 2017 के आरटीओ के एग्जाम में ये पहेली पूछी गई थी। अगला क्वेश्चन है रामाश्वमेघ। अच्छा ये वाला शायद वहाँ नहीं पूछा था, ये किसी और पेपर से मैंने लिया था मेरे ख्याल से। अगला क्वेश्चन है रामाश्वमेघ के रचयिता कौन है? रामाश्वमेघ नामक पुस्तक के रचयिता का नाम आप लोगों को बताना है। तो इसके जो रचनाकार हैं वो हैं बाबू रिवाराम। कौन है? बाबू रिवाराम। अगला क्वेश्चन है बसदेवा गायन का कथानक क्या है? बसदेवा गायन। तो बसदेवा एक गीतकार जाति है। तो ये श्रवण, जो श्रवण कुमार है ना, उनका जो आख्यान है उसको ये लोग गाते हैं, बसदेवा जाति के लोग। तो श्रवण और जो पांडव है, पांडवों का जो गायन है वो किस में होता है? पंडवानी। ध्यान रखेंगे। और जो कृष्ण है ये तो रहस हो गया, दही कांदो हो गया, ये कृष्ण जी से संबंधित है। तो बसदेवा, श्रवण, ध्यान रखेंगे इनके गायन का कथानक। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में किस त्योहार में गौरी गौरा विवाह उत्सव मनाते हैं? तो गौरी गौरा विवाह उत्सव किस त्योहार में मनाया जाता है? तो दीपावली के टाइम पर। अगला क्वेश्चन है कमर छठ का व्रत किसके द्वारा किया जाता है? कमर छठ जो मैंने पीछे बताया ना, भादो कृष्ण पक्ष षष्ठी को मनाया जाता है कमर छठ, जिसको हल षष्ठी भी बोला जाता है। तो ये किसके द्वारा इसमें व्रत रखा जाता है? इस पर्व में तो किसके द्वारा व्रत रखा जाता है ये आप लोगों को बताना है। तो देखो कुंवारी कन्या ये लोग व्रत नहीं रखती हैं, सुहागिन स्त्रियां भी इस दिन व्रत नहीं करती हैं, और जो संतानवती माताएं मतलब कि ऐसी माताएं जिनके पुत्र हों, जीवित हों, तो वो लोग जो है व्रत रखती हैं। देखो जो कमर छठ है या जो हल षष्ठी है, ये जो है ना बेसिकली क्या होता है कि जो माताएं हैं ना अपने बच्चों के दीर्घायु के लिए यह व्रत करती हैं कि उनके बच्चे जो है लंबी उम्र तक जिएं। तो माताएं अपने बच्चों के लिए यह व्रत करती है, यह पूजा करती हैं कमर छठ। कब मनाया जाता है? तो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष षष्ठी को। अगला क्वेश्चन है तुपकी का संबंध किससे है? तुपकी। तो देखो तुपकी का संबंध किससे है? तो ये बस्तर के गोंचा पर्व से संबंधित है। ध्यान रखेंगे गोंचा जो कि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष द्वितीया को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं किसने सुआ नृत्य को छत्तीसगढ़ का गरबा नृत्य कहा है? तो ये जो मुकुटधर पांडेय जी है ना, इन्होंने सुआ नृत्य को छत्तीसगढ़ का गरबा नृत्य कहा है। गरबा कहाँ का नृत्य है? गुजरात का। तो हमारे छत्तीसगढ़ में गरबा नृत्य किसको बोला गया है? सुआ नृत्य को। किसके द्वारा? तो मुकुटधर पांडे जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो देखो गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन ये कबीरधाम जिले में होता है। यहाँ पर दो शक्कर कारखाने भी हैं। मैंने पिछले किसी वीडियो में शक्कर कारखानों का जिक्र किया था। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कबीरधाम में कौन कौन से शक्कर कारखाने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है कौन सी पत्रिका पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा निकाला जाता था? तो देखो पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी इनके द्वारा कौन सी पत्रिका निकाली जाती थी? तो सरस्वती पत्रिका। इनके द्वारा सरस्वती पत्रिका निकाली जाती थी। कब निकालना शुरू हुआ था? तो 1907 में। 1907 से ये जो है प्रकाशित होना शुरू हुआ। और कहाँ से? तो खैरागढ़। खैरागढ़ वहीं जहाँ पर इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय स्थापित है। और खैरागढ़ में ही 3 नदियों का संगम होता है, मुश्का, पिपरिया और आभनेर। और ये जो पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं ना, इनका जन्म स्थल खैरागढ़ ही है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 1907 में इन्होंने सरस्वती नामक पत्रिका निकालना शुरू किया। उसके बाद जो दूसरा दिया हुआ है सूर्योदय, ये जो सूर्योदय है ना, ये कन्हैया लाल द्वारा 1915 से निकाला जाना शुरू किया गया। उसके बाद जो अरुणोदय है, अरुणोदय ये ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी के द्वारा 1921 में, राजनांदगांव से थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी, तो उन्होंने अरुणोदय नामक पत्रिका निकाला। उसके बाद उत्थान, ये जो उत्थान है ना, रायपुर विकास परिषद द्वारा निकाला जाता था। रायपुर विकास परिषद, ध्यान रखेंगे, ये मेरे ख्याल से 1924 के आसपास से निकलना शुरू हुआ था। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आज का जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा और आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए, ये भी जरूर बताइएगा। और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो या मेरे द्वारा जो भी तथ्य बताए गए उसमें आप लोगों को कोई भी डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।